आ जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एनीवे, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन, वेक्टर का पहला लाइन, वेक्टर का डिफिनेशन क्या है? फिर से बोलिए तो। वैसा क्वांटिटी यस जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। करेक्ट? ओके, तो आज के बाद हर वेक्टर का उसके डायरेक्शन को बताने के लिए एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, जिसे होता है ना एक डायरेक्शन बताने का रिप्रेजेंटेटिव। तो आज के बाद मोटा मोटी ऐसा मान लीजिए कि हर वेक्टर के डायरेक्शन बताने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। पता नहीं किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर बनाया जाता है, एक क्लास के बातों को टीचर से शेयर करेगा, राइट? वैसे ही आज के बाद हर वेक्टर के डायरेक्शन बताने के लिए, क्या बताने के लिए? डायरेक्शन बताने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर बनाया गया है। इसका मतलब हर वेक्टर के लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है। एवरी वेक्टर हैव ए यूनिट वेक्टर। तो सर उस यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो वो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा स्टूडेंट? यस। तो आज के बाद अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर, तो क्या बोलेगा? सर इस जिस गिवन वेक्टर का डायरेक्शन बता रहे हैं उस गिवन वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इज इट करेक्ट? अगर मेरे असाइनमेंट में कहीं मिलता है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर या फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, इसका मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर मैं बताता हूँ, वो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? उस वेक्टर का डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? उस वेक्टर के डायरेक्शन के लिए। करेक्ट? तो आज के बाद आफ्टर 4 मंथ भी अगर पूछते हैं कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाया गया है, तो क्या बोलना है? पर किसी वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बनाया गया। वेरी गुड, यूनिट वेक्टर। करेक्ट? लिखिए पहला पॉइंट, ये यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। A unit vector is a vector having unit magnitude. करेक्ट? ये तो बस कहीं पे अगर 1 मार्क्स का आ गया कि लिखना है एक लाइन, व्हाट द डिफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो जितना भी मैं पॉइंट लिखवाता हूँ सारा पॉइंट लिख कर आइएगा। तो यूनिट वेक्टर का क्या पहला लाइन आ रहा? ये सेकेंड पॉइंट, वी कैन डिफाइंड unit vector corresponding to each vector. We can define unit vector corresponding to each vector, comma, and that unit vector indicate direction of that vector, and that unit vector indicate direction of that vector. करेक्ट? इसका मतलब हर वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है, और वो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का क्या बताएगा? सर डायरेक्शन बताएगा। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर है। करेक्ट? और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। 5 कुछ भी हो सकता है, अगर एक्सेलेरेशन है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, राइट? और यूनिट वेक्टर जहां पे भी लिखते हैं स्टूडेंट, तो जनरली उस पर एरो न देके एक कैप देते हैं। क्या देते हैं? लेकिन कहीं पे अगर ऐसे भी अगर मैं लिखता हूं तो ये गलत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यूजुअली यूनिट वेक्टर के लिए कैप यूज करते हैं। करेक्ट? तो मुझे इस वेक्टर ए का
यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, तो उसका डिफिनेशन है, फार्मूला है वेक्टर ए आर डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्या डिफिनेशन है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, करेक्ट? यस, तभी तो पहला वाला पॉइंट लिखवाए थे कि यूनिट वेक्टर हैविंग हाउ मच मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा स्टूडेंट ये बताइए तो मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब? सर इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड, राइट? मतलब इस एक्स अगर निगेटिव भी है तो उसके अंदर मॉडुलस के अंदर डाल देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, इज इट करेक्ट? और इस मॉडुलस पे एक और मॉडुलस लगा दें तो ए एक बार मॉडुलस लगाया हुआ, दो बार मॉडुलस, कोई फर्क पड़ेगा या सेम ही बात? वेरी गुड। अब यहां देखें, अब लेट अस सपोज अगर मैं बोलूँगा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर तो ऑलवेज 1 आना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए मैंने सिखाया है मॉडुलस लेना है, राइट? तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस लेंगे तो राइट हैंड साइड में भी मॉडुलस लेना पड़ेगा, करेक्ट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बाई बाई एक्स का होल का मॉडुलस इक्वल टू तोड़कर मॉडुलस ऑफ बाई बाई मॉडुलस ऑफ एक्स वी कैन राइट, ओके? और एक कट कर कितना हो गया देखिए तो 1, तो अब समझ में आया? तो ए एक्चुअली यूनिट वेक्टर का ए क्या हो गया, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन, इज इट करेक्ट? दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ व्हाट सर? दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, समझे स्टूडेंट? हाँ ना बोलिएगा अगर समझ में आएगा तो, ठीक है? तो आज के बाद किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना आना पड़ेगा? 1 आना पड़ेगा, करेक्ट? मान लेते हैं लेट अस सपोज मैंने लिख दिया v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड टूवार्ड्स नॉर्थ, और यहां तक आप लोग लिख लिए। अब आप लोग सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन, मैंने v इक्वल टू क्या लिखा, जरा पढ़ें तो। नॉर्थ, ओके। तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो जिनका आंसर नो है वो बताएं कि क्यों नहीं बोल सकते हैं, जिनका आंसर यस है तो वो बताएं कि क्यों बोल दिए। भाई वी कैन नॉट कॉल इट यूनिट वेक्टर। नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर का मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट मैंने ये बोला कि यूनिट वेक्टर का तो काम ही है किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्शन, किसी वेक्टर का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट? तो डायरेक्शन तो पक्का होगा, इसे डायरेक्शन के कारण इसको यस यूनिट वेक्टर इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर, नॉट ए यूनिट वेक्टर। वजह है कि यूनिट वेक्टर का खुद का यूनिट नहीं होता है, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरा जो यूनिट वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर के लिए आपने क्या लिखा है और किसका यूनिट वेक्टर निकाले हैं? यहाँ पे मैंने सफिक्स ए लगा दिया।
सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, राइट? क्या पढ़ेंगे? दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। लेट अस सपोज ए एक्सेलरेशन है, तो आपको नहीं लगता कि ऊपर में भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, नीचे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा? ऊपर में क्या रहेगा इसका यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट? तो क्या इसका यूनिट बचेगा? इस वजह से इसको हम लोग यूनिट वेक्टर ही नहीं बोल रहे थे, समझे सारे लोग, ऑल स्टूडेंट? तो आज के बाद कोई किसका पूरा बात बोलना पड़ेगा ना? तो आप वेलोसिटी एंड स्पीड का ऐसे बोलना है। कौन बोल रहे थे? संस्कार। ऐसे बोलिएगा कि यूनिट वेक्टर, अगर आप रेशियो के फॉर्म में ही बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलना है, यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? पूरा बात ऐसा बोलेंगे ना जो कि सबके लिए हो जाए। यूनिट वेक्टर मैंने क्या बोला कि इज इट कंपलसरी कि यूनिट वेक्टर ओनली डिफाइंड फॉर एक्सेलरेशन या ओनली डिफाइंड फॉर वेलोसिटी, या यूनिट वेक्टर हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर बन सकता है? तो हर वेक्टर में फोर्स का भी तो वेक्टर हो सकता है। दैट्स व्हाई किसी चीज को अगर जनरलाइज बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इज अ रेशियो ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर है इक्वल टू व्हाट? वेक्टर, वो वेक्टर और उसका डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, राइट? तो जो आप बोलना चाह रहे हो तो सामने लिखा हुआ है, जो बोलना चाह रहे हैं वही तो लिखा हुआ है। इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट करेक्ट? क्या बोले? नहीं बोल सकते हैं। जैसे बोल रहा हूँ जिसकी चीज़ के लिए यहाँ फिजिक्स है ना, इसमें हम लोग को नहीं चलेगा। जो चीज़ इसको क्या बोल रहे हैं? डिफाइनिंग इक्वेशन, इसको डिफाइन किया गया है। तो जो मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ जानबूझ कर गलत क्यों बोलेंगे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको कोई पूछेगा कि डिफाइन यूनिट वेक्टर, तो ऐसे बोलना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट करेक्ट? इसलिए अभी आपके लिए सबसे बढ़िया बात क्या रहेगा कि जो भी टीचर बोल रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे बोलना ही है, हाँ किसी प्रॉब्लम में आपके लिए फ्रीडम रहेगा, बट आप ये बोलेंगे सर एक काम करते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ एक फोर्थ मैं भी दे दूं क्या, ऐसे बोलकर प्रॉब्लम में आपको मैं फ्रीडम दूंगा। जैसे प्रॉब्लम में आपको स्टूडेंट बोलेगा सर ऐसे बना दिया, ऐसे भी तो बनेगा, न्यूमेरिकली यू आर करेक्ट, मेरे तरफ से फ्रीडम रहेगा। थ्योरी पार्ट में अगर मैं बोलूँगा कि प्लीज़ इसको ऐसे बोलिए, मतलब बहुत सारा कंक्लूजन के बाद बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बोलना चाहिए, राइट? सेम फिजिकल क्वांटिटी बोल दीजिएगा कि रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी तो स्केलर भी तो हो सकता है, तो नहीं था कि आपके डिफिनेशन में लूप होल हो गया। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो मेरा डिफिनेशन में कोई लूप होल नहीं है। कोई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इज इट करेक्ट? चलिए, तो इसलिए हम लोग के पास थ्योरी पार्ट में आपके पास फ्रीडम कम है, इसलिए जैसे इस चीज़ को जैसे मैं मोल्ड कर रहा हूँ कैसे बोलिए, और मैं हर एक चीज़ बहुत बढ़िया से कवर करूँगा। देखिए नहीं, पूरा कल क्लास ट्रायंगल और पॉलीगॉन समझाते रह गए, इसलिए इस पॉइंट पे आए हैं तो इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम असाइनमेंट मिलेगा। तो पहले इस फार्मूला को, सर अभी ये आपका लुकआउट नहीं कि फार्मूला कहाँ से आया है, आपका लुकआउट है कि आज के बाद यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, राइट? जहाँ पे जिसका डेरिवेशन रहेगा वहाँ पे मैं उसको डिराइव करूँगा, करेक्ट ना? चलिए, तो एक नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। यूनिट वेक्टर खुद का कुछ यूनिट होता है? यूनिट वेक्टर इज हैविंग सम यूनिट या यूनिटलेस? यस। कोई पूछा, अब यहाँ पे अगर कोई पूछा यूनिटलेस क्या है, तो इनको ऐसे लिख के बोलना है कि अगर इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका भी तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। अब मीटर पर
मीटर मतलब एक समझाने के लिए। लेट अस सपोज इफ दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, लेट अस सपोज, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक मतलब ऑलवेज एक्सेलरेशन होता है, बट इन जनरल तो अगर ऊपर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, राइट। ऊपर में अगर न्यूटन रहेगा, फोर्स अगर रहेगा, तो नीचे में भी तो न्यूटन रहेगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं लगा कि आपके वेक्टर के डिफिनेशन को इसने रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ वेक्टर? सर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन। और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिप्रेजेंटेटिव, उसका यूनिट वेक्टर, करेक्ट। तो क्या ये पूरा ए इक्वल टू ए सही हो गया, आपके डिफिनेशन को सूट कर गया। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी है, तो ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, करेक्ट ना। क्या बोले, आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं एक्चुअल में। यहाँ देखिए, ये मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो इस मैग्नीट्यूड का कुछ वैल्यू तो लिखेंगे, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड 2, स्पीड के लिखे सिर्फ 2 लिखेंगे या 2 मीटर पर सेकेंड के साथ लिखेंगे। तो इसमें मैग्नीट्यूड के अंदर वो यूनिट, इसका यूनिट नहीं छुपा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ऊपर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, नीचे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा इसका राइट। तो इसके अंदर इसका यूनिट छुपा हुआ है, इज इट करेक्ट। और साथ में ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब समझ में आ गया। किसी बस का स्पीड बताने के लिए सिर्फ क्या बोलते हैं, 10। मैं पूछूँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, देन व्हाट, सर इट इज़ 10। 10 क्या, आम है, अमरूद है, क्या है, कुछ तो रहेगा। तो सर 10 किलोमीटर पर आवर, कोई पूछे, कोई बोलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी तो बोल सकता है, राइट। तो स्पीड जब पूछेंगे तो स्पीड अपने आप में मैग्नीट्यूड है, तो आप मुझे सिर्फ 10 तो नहीं बोलेंगे या 20 तो नहीं बोलेंगे, साथ में मुझे ये बताएंगे कि किलोमीटर पर आवर में बता रहे हैं या मीटर पर सेकंड में बता रहे हैं, इज इट करेक्ट। तो आपका जो क्वेश्चन था कि यूनिट बताना पड़ेगा, तो भाई यूनिट इसके अंदर छुपा हुआ रहेगा, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखेंगे, विथ यूनिट के साथ लिखेंगे। सारे बच्चे समझ रहे हैं मैंने क्या बोला। अब क्लियर है। इसका मतलब डिफिनेशन, ये फार्मूला मेरे वेक्टर के डिफिनेशन को 200% सेटिस्फाई कर रहा है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज इट करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, तो अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। टेन मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, सब लोग देख लिए मैंने क्या लिखा, 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। अब इसका, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या लिखें, वेरी गुड। तो डिवाइड, वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर भी लिखेंगे ना स्टूडेंट। आप भी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब वेलोसिटी क्या था जरा बताएंगे,
पूरा बात बोलना पड़ेगा। मैंने वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड लिखा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा है, टुवार्ड्स ईस्ट। और किससे डिवाइड करेंगे विद्यार्थी? मतलब इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड, यस। तो मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, राइट? तो ए और ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? वन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको वन से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। तो मतलब इसका यूनिट वेक्टर रहा, इस वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या रहा? टुवार्ड्स ईस्ट। इज इट करेक्ट? तो इतना बढ़िया से जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जब लिखेंगे, कोई वेक्टर लिखेंगे तो डायरेक्शन के साथ ही लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, राइट? और फिर मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे उसका, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट? तब डिवाइड करने के बाद सिर्फ क्या बचा? इतना आसान तो है। तो इसका यूनिट वेक्टर, सर इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखे और सब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, करेक्ट? इसका मतलब आज के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा आपको आगे के असाइनमेंट में। तो इस तरीके से बहुत सारा वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा तो क्या आप निकाल पाएंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला? ओके। अब सब लोग लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। हेडिंग क्या है? वेरी गुड। स्टूडेंट, लेट अस सपोज ए मेरा कोई एक गिवन वेक्टर, राइट? और लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी समझते हैं ना, जिसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, राइट? और ये अलजेब्राइक क्वांटिटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक क्वांटिटी? आप लोग इस टर्म को सुने हैं कभी? एनीवन? नहीं, जो सुने हैं तो बोलना है सर नहीं सुने हैं, मुझे इसको जानना है, राइट? और सुनने तो बताना है कि इसका मतलब ये होता है। यहाँ देखिए, अगर मैं x लिखता हूँ, क्या लिखते हैं? x। तो इज इट कंपलसरी कि x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा नंबर लाइन पे? अगर मैं x एक्सिस बनाता हूँ, x और x डैश, और यहाँ पे ओरिजिन है, तो इस तरफ यहाँ से यहाँ के वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। इस तरफ, राइट? ओरिजिन से, राइट? और इस तरफ का वैल्यू क्या रहेगा? निगेटिव। इसका मतलब सर x कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? व्हाट अबाउट चार्ज स्टूडेंट? इट कंपलसरी चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? सर इट ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? तो आज के बाद फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर कहीं भी किसी के लिए मैं बोलता हूँ कि दिस इज अलजेब्राइक क्वांटिटी, तो वैसा क्वांटिटी विच कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, उसको मैं अपने टर्म में बोलता हूँ अलजेब्राइक क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? यस, वैसा क्वांटिटी। यस, तो आप लोग खुद से कहीं पे लिख लीजिए, दोज क्वांटिटी विच कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव आर कॉल्ड अलजेब्राइक क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि मैंने लैम्डा को क्या बोला? लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अलजेब्राइक क्वांटिटी। इसका मतलब लैम्डा कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इज इट करेक्ट? अब मैं इस वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया,
वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, तो मैंने वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया स्केलर क्वांटिटी से, राइट? तो ये जो मिलेगा वो लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू ए मेरा एक अलग वेक्टर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट? इसका मतलब किसी भी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिलता है उसको एक हम लोग एक अलग वेक्टर बोलेंगे। वजह मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ तो समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए लिखा, इसका मतलब ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? लैम्डा से। लैम्डा क्या है? लैम्डा एक सिंबल है, कुछ भी ले सकते थे। लैम्डा क्या है? तो सर एक अलजेब्राइक स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्राइक स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एनीवे, अब v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। यहाँ देखें, आपको समझाने के लिए मैंने v इक्वल टू क्या लिखा, सबको रिस्पॉन्ड करना है। आप ऐसा सोच के काम करें कि क्लास में बैठे हुए हैं, नॉट लाइक दैट कि घर में बैठे हुए हैं। यस, अब अगर मैं 2v लिख दिया तो v को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? तो जिससे मल्टीप्लाई किया वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। उसमें कोई डायरेक्शन था क्या? 2 में कोई डायरेक्शन बोला? तो 2v के लिए क्या लिखेंगे? 2v के लिए क्या लिखेंगे सर? 2v के लिए तो आपको 4 मीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट? ओके स्टूडेंट, अब मेरा ये बताएं, v और 2v सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? क्यों डिफरेंट हो गया? वेरी गुड। तो सर डायरेक्शन तो सेम रहा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, राइट? इसका मतलब जो 2v है वो मेरा एक नया वेक्टर बन गया, v डैश, राइट? करेक्ट। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ से यहाँ तक आए तो जो जो ऑब्जर्व करेंगे उसको पूरे फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इज इट करेक्ट? करेक्ट ना? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। जो मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, इसका बहुत जगह यूज करूँगा। तो पहला जो लिखे हैं उसको मैं लिखवा दूंगा, पहले आपको समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब बी ऑब्जर्व दैट इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी देन वी गेट ए न्यू वेक्टर। वी गेट ए सेम वेक्टर या न्यू वेक्टर? v डैश और v सेम वेक्टर या एक अलग वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा बट डायरेक्शन सेम रहेगा। इज इट करेक्ट? अब बताइए, इसका जो पुराना वाला वेक्टर था उसका यूनिट पे कोई फर्क पड़ा? क्यों नहीं फर्क पड़ा? तो सर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो अपने साथ यूनिट लेके नहीं आया था, राइट? नहीं, इट सिर्फ अलजेब्राइक क्वांटिटी होने का मतलब नहीं था। जिससे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वो मेरा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी था बट उसके साथ कोई कुछ यूनिट नहीं था, राइट? तो जब यूनिट अपने साथ नहीं लेकर आया तो मेरे इस यूनिट पे फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड रहेगा, राइट? तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से है कि इफ़ एनी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई स्केलर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी और उस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी इज यूनिटलेस, तो सिर्फ मैंने 2 बोला था, राइट? तो 2 क्या था? यूनिटलेस। तो मेरा जो पहले वाला वेक्टर का जो यूनिट रहेगा वही एक नया वाला वेक्टर मिलेगा, उसका यूनिट भी सेम रहेगा। कोई बोलेगा v और v डैश का यूनिट सेम क्यों हो गया? तो क्या बोलना है, जिससे मल्टीप्लाई किए उसका कोई यूनिट नहीं था, राइट? तो मेरे पुराने वाला वेक्टर का यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इज इट करेक्ट? ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बातें ऑब्जर्व किए कि इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी
and that positive scalar quantity, if that positive scalar quantity is unitless, then we get a new vector whose magnitude are different but direction are same, and new vector having the same unit as previous vector, right? करेक्ट ना? ये सबको एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखवाऊंगा, आपको बस अभी समझना है, एकदम दिमाग लिखते कुछ मत, दिमाग खोल के सिर्फ सुन लीजिए और समझिए। तो इतना बातें समझ में आ गया? इसका कम से कम तो 2 साल में मोर देन 200 टाइम्स मैं यूज़ करूँगा जो भी पढ़ा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगर मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट एक काम करते हैं, -3v, मैंने इस v को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन -6 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। वेरी गुड, मेरे स्टूडेंट ने सही बोला है, -6 पहले यहाँ पे बोलेंगे ना, लेकिन करेक्ट। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस टुवार्ड्स ईस्ट 1/1 बोल सकते हैं। और पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे कि किसी डायरेक्शन में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आज बात कोई पूछेगा माइनस टुवार्ड्स ईस्ट का मतलब बेस्ट, इज इट करेक्ट? तो इसको माइनस लगाकर क्या बेस्ट बोल दें? तो सर आपने इतना काम क्यों किया? तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना काम किया। किसी वेक्टर को बताने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट? टुवार्ड्स वेस्ट, समझ गए? तो अब चलिए, अब आप बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। किसी वेक्टर को अगर निगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, राइट? इसका मतलब इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय निगेटिव स्केलर क्वांटिटी देन इट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, इज इट करेक्ट? पूरब है तो पश्चिम हो जाएगा, राइट? उत्तर है तो दक्षिण हो जाएगा, इज इट करेक्ट? तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था इस एग्जाम्पल से कि इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी देन डायरेक्शन ऑफ v एंड v डैश आर डिफरेंट या सेम, then sir direction of v and v dash we get a new vector but direction of both vector are same, is it correct? V and v dash having different direction या same direction? Sir same direction, correct? but what about v and, अब एक -3v और v सेम वेक्टर है अलग वेक्टर है? सर अलग वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, करेक्ट? बट इसके डायरेक्शन में क्या रहा? सर जस्ट अपोजिट है दोनों का डायरेक्शन, करेक्ट? चलिए यहाँ तक लिख लिया, अब लिखिए, ये सब लिखिए जो मैंने समझाया, सिर्फ ए लिखिएगा, बाकी मैं कंक्लूड करूँगा। हो गया ना, हटाए? चलिए
यहाँ देखें, नाउ कंक्लूजन, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ B is in the direction of A. Yes. Is it correct? Yes. अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, मेरा स्केलर क्वांटिटी तो है ही, बट अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो ए बी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम डायरेक्शन रहेगा? Same direction. मैंने बोला डायरेक्शन सेम रहेगा, मैंने ये नहीं बोला कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर A1 है, यहाँ देखिए, और एक वेक्टर A2 है, क्या दोनों सेम वेक्टर है? बट दोनों का डायरेक्शन Same है. तो क्या सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से ये थोड़े मैं बोल रहा हूँ कि दोनों सेम वेक्टर हो गया, राइट? मैंने बोला डायरेक्शन सेम रहेगा, एक कंक्लूजन रहा है। इज इट करेक्ट? और अगर लैम्डा इज निगेटिव, ओके, इफ लैम्डा इज निगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ V is just opposite with respect to direction of A. Is it correct? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? No. जस्ट अपोजिट का मतलब कि ए और बी में 180 का रहेगा एंगल, राइट? Yes. इफ लैम्डा इज यूनिटलेस, आप जिस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका अगर खुद का कुछ कोई यूनिट नहीं है, इफ लैम्डा इज यूनिटलेस देन यूनिट ऑफ V and unit of A are same. ओके स्टूडेंट, आप जिस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका कोई अगर खुद का कोई यूनिट नहीं है तो दोनों का यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसका? दोनों का, ए का और बी का, करेक्ट? Yes, sir. If lambda having some unit then unit of B and A are different. Then unit of V and A are same या different? Different. Correct? Yes, sir. तो सर इसका यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया। सर इसका कोई अगर एक एग्जाम्पल मिलता तो मेरे लिए अच्छा रहता है। करेक्ट स्टूडेंट? Yes, sir. चलिए यहाँ देखिएगा, ये क्या है? Momentum. वेरी गुड, वेरी गुड। लीनियर मोमेंटम के लिए क्या बोलते हैं आप लोग? जो जानते हैं वो बोलना है, नहीं जानते तो सर नहीं पता है। लीनियर मोमेंटम के लिए इक्वल टू क्या होता है? Mass into velocity. मास इंटू वेलोसिटी, करेक्ट? Yes, sir. अब यहाँ देखें, देखिए तो भी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? Mass, sir. सिर्फ मास बोलना नहीं है, फील करना है। मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये वेक्टर है और ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट? Yes, sir. मास क्या है? Scalar quantity. तो सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो इस फार्मूला पे सूट कर गया, राइट? Yes, sir. यही तो पढ़ा रहे हैं ना? Yes, sir. इफ़ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, तो नहीं तक यहाँ पे भी का काम ए कर रहा है और बी का काम पी कर रहा है Yes, sir. और लैम्डा का काम एम कर रहा है। Yes, sir. तो भाई आपका एम कैसा क्वांटिटी है? मास तो पॉजिटिव ही लेते हैं ना, Yes. पॉजिटिव क्वांटिटी।
नाउ यू टेल मी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? सेम। सेम रहेगा। तो आज के बाद लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ऑलवेज किसके डायरेक्शन में? वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में। कोई बोलेगा क्यों? तो उनको बोलना है कि सर P इक्वल टू एम भी लिखते हैं, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, दिस वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी एंड वी नो दैट किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस जो नया वेक्टर मिलता है उस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, करेक्ट? ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे v का यूनिट क्या है? व्हाट द यूनिट ऑफ v? यूनिट ऑफ v इज मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ p? यूनिट ऑफ p। तो भाई यहाँ पे v का यूनिट अब p का यूनिट सेम क्यों नहीं हुआ? तो सर यस, जो स्केलर क्वांटिटी आ रहा था वो अपने साथ यूनिट लेके आ रहा था, राइट? हैविंग सम यूनिट, करेक्ट? तो इन्हें था कि इस पॉइंट को सेट कर गया, इफ लैम्डा हैविंग सम यूनिट देन यूनिट ऑफ बी एंड यूनिट ऑफ ए आर डिफरेंट। समझे स्टूडेंट? मैंने क्या बोला था कि अगर लैम्डा, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता है, अगर लैम्डा का यूनिट, अगर इफ लैम्डा हैविंग सम यूनिट, ऑडियो म्यूट कीजिए जब मैं बोलते रहूंगा तो, इफ लैम्डा हैविंग सम यूनिट तो बी और ए का यूनिट सेम नहीं रहेगा। ये लास्ट पॉइंट लिखवाए थे। तो यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे ऑलरेडी ये मास का यूनिट होता है केजी, तो इस केस में पी का और भी का यूनिट यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा है। पी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड बट पी का भी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड बट पी का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। इज इट करेक्ट? तब ये 4 पॉइंट समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला पॉइंट, डायरेक्शन सेम भी रहेगा या जस्ट अपोजिट भी रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ तक क्लियर? या थर्ड पॉइंट, यूनिट सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जो नया वेक्टर मिलेगा। वजह, अगर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके पास खुद का कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट सेम दिखेगा, बट अगर खुद का कुछ यूनिट रहेगा तो यूनिट डिफरेंट दिखेगा, राइट? ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। वेलोसिटी का क्या आप जानते हैं फार्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय रीच आ रहा है? अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट? ये मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? डेमो दे रहे हैं कि इसका कितना यूज होने वाला है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाद में पढ़ाएंगे। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है? चेंज इन, बट अभी के लिए बस यही लिखते हैं। आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इस पर एक एरो देंगे। और क्या बोले? टाइम। अभी के लिए फॉर मोमेंट, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/Δt इंटू डी? वेरी गुड, लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो नहीं लगता है कि ए मेरा ए का काम कर रहा है और ए वाला ब्रैकेट 1/Δt स्केलर क्वांटिटी, राइट? और ए बी का काम करेगा। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, करेक्ट? मतलब ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा रेस्टल मोशन में, ठीक है? मतलब इसको मैंने कहाँ पे सेट कर दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखकर वेलोसिटी का डायरेक्शन बता देंगे। इज इट करेक्ट? बाजा तो इस किस पे शूट कर रहा है? बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए पे शूट कर गया है, करेक्ट ना? तो ऐसा एक दो नहीं, ऐसा 20 एग्जाम्पल मिलेगा जहां पे हम लोग इसका लाभ उठाएंगे। बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए का, करेक्ट?
हाँ, थोड़ा ब्लर है क्या? देखिए v के लिए मैंने क्या लिखा, 20 मीटर पर सेकंड towards north. यहाँ पे देखिए, और फोर्स के लिए मैंने क्या लिखा, 30 न्यूटन towards north. वेरी गुड। अब मुझे इस v का यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या सिखाए थे सर? 20 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकंड towards north. टुवार्ड्स नॉर्थ डिवाइडेड बाय क्या लिखे हैं, किससे डिवाइड करें? Magnitude of velocity. वेरी गुड। क्या बचा? 1 मीटर पर सेकंड towards north. टुवार्ड्स नॉर्थ। वेरी गुड। और इस टुवार्ड्स नॉर्थ के साथ क्या कुछ यूनिट भी लिखना है या यूनिट नहीं लिखना है? वेरी गुड। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स? Towards north. 30 मीटर पर, बहुत बड़ा चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। टुवार्ड्स नॉर्थ और डिवाइडेड बाय 30 न्यूटन, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, यहाँ बोलिए, वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों सेम वेक्टर था या अलग अलग टाइप का वेक्टर था? ऑब्वियसली अलग वेक्टर था, राइट। बट दोनों का यूनिट वेक्टर सेम हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का, मैंने एक कोई आपसे पूछेगा, एज ए टीचर कोई पूछ रहे हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड कंडीशन फॉर डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर आर सेम, नॉट टू वेक्टर आर सेम, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर आर सेम। किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने का क्या कंडीशन है सर? आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने के लिए उन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, राइट। और उसमें डरने वाला बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में यूनिट आएगा ही नहीं कि कन्फ्यूजन है, राइट। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिस वेलोसिटी वेक्टर, बोलिएगा टुवार्ड्स नॉर्थ। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? उसका यूनिट वेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिफरेंट है या सेम है? सेम है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या सीखे? एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर डायरेक्शन ऑफ एनी टू वेक्टर आर इक्वल। तो क्या कंडीशन होना चाहिए? यस, अगर दोनों का यूनिट वेक्टर सेम हो गया तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। बट मैंने ये बोला क्या कि दोनों यूनिट वेक्टर सेम होने से वो वेक्टर सेम हो जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन सेम रहेगा, राइट। तो नोट करके लिखिए 2 स्टार देकर, इफ एनी टू वेक्टर, if any two vector having same unit vector, if any two vector having same unit vector, then their direction must be same.
इफ एनी टू वेक्टर हैविंग सेम यूनिट वेक्टर देन दियर डायरेक्शन मस्ट बी सेम। तो डायरेक्शन का ही बात मैंने क्यों किया, तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का क्या, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, करेक्ट। तो आज बात किसी भी दो वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर सेम रहता है, मतलब दोनों वेक्टर का क्या सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड या सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम रहेगा। समझ में आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैंने बोल दिया या कहीं पे कोई पूछा व्हाट आर क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल, तो क्या बोलना है सर, उन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर को इक्वल कर दीजिए, राइट। तो यहां से मैं सिखाया कंडीशन फॉर एनी टू वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन, देन व्हाट द कंडीशन, दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, राइट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए अब लिखिए कार्टेशियन सिस्टम, हेडिंग बनाइएगा कार्टेशियन सिस्टम। तो देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग 3 एक्सिस यूज करते हैं मैक्सिमम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। तो कार्टेशियन सिस्टम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, राइट, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस। तो कितना डायरेक्शन हुआ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, 6। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर को फिक्स कर दिया गया है पूरे फिजिक्स के लिए, कि आज के बाद हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर को आई कैप से इंडिकेट करते हैं। तो आज के बाद कहीं भी आई कैप लगाते हैं, किसी वेक्टर में मैंने आई कैप लगा दिया, 1 मिनट रुकना है, किसी वेक्टर में आई कैप, तो आई कैप इंडिकेट व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो माइनस आई कैप क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्सिस, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ तक किसी को समझ में प्रॉब्लम। तो आज के बाद एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के लिए पूरे फिजिक्स में मैं दूसरा कोई सिंबल यूज नहीं करूँगा, ऑलवेज आई कैप या माइनस आई कैप। इज इट करेक्ट स्टूडेंट, करेक्ट ना, ओके। और ये क्या है, जे और माइनस जे, राइट। तो जे कैप क्या इंडिकेट करेगा, तो सर ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, डायरेक्शन का, कौन सा डायरेक्शन का, पॉजिटिव वाई एक्सिस का, करेक्ट ना। यूनिट वेक्टर, अच्छा ये आई किस कौन सा वेक्टर में लगाएंगे, सर इसके पास कोई यूनिट है ही नहीं, इसको जिसके साथ लगा दीजिए उसका डायरेक्शन बता देगा, राइट। यूनिट वेक्टर आई में कोई यूनिट है, खुद का यूनिट है, मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर ऐसा कुछ लगाया क्या, माइंड में कल आएगा कि सर एक किस में ऐड करेंगे, तो भाई एक जिस वेक्टर में ऐड कीजिएगा उसका डायरेक्शन बताएगा, बस इसका इतना ही काम है, करेक्ट, और कोई काम नहीं है। तो जे का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस,
तो माइनस से क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई एक्सिस, करेक्ट ना। के कैप क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यस। और माइनस के कैप क्या रहेगा, आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं या लिख भी रहे हैं, अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस, यहां तक लिखिए। ये लिखने के बाद मुझे बताइएगा व्हाट द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरी गुड, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। और कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए ही हम लोग यूनिफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपने ही बोला है कि सर वैसा क्वांटिटी जो चेंज नहीं हो सकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, या मैं बोल दूंगा कि यूनिफॉर्म वेक्टर, राइट। तो कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा, मैं बोलूँगा दिस गिवन वेक्टर इज कांस्टेंट विथ टाइम, इट मीन्स व्हाट। वेरी गुड, आज के बाद वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो टाइम के साथ और डायरेक्शन भी सेम हो, तब उस वेक्टर को बोलेंगे कि इट इज कांस्टेंट वेक्टर, राइट। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रहा तो क्या उसको कांस्टेंट बोलेंगे। दोनों में से अगर कोई भी चेंज होगा तो क्या वो कांस्टेंट रहा या वेरिएबल वेक्टर हो गया, वेरिएबल वेक्टर हो जाएगा, करेक्ट। दैट्स वाई आज के बाद कोई भी बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, तो क्या बोलना है, एनी वेक्टर whose magnitude as well as direction both are constant with time, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेक्टर, करेक्ट। ठीक है ना। तो किसी वेक्टर को कांस्टेंट या इनफॉर्म होने के लिए, किसी भी वेक्टर को कांस्टेंट, एक मिनट रुकना है, किसी भी वेक्टर को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए सर, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए ऑलवेज और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, करेक्ट। अब क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे ये बताएं, आई कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है या वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। तो जैसे ही आई बोलते हैं तो आई का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा, आई क्या है सर, आपने ही तो बोला यूनिट वेक्टर है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा, राइट, ऑलवेज। ये तो आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा लिखना है, और के का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1। तो क्या आई जे के सेम यूनिट वेक्टर, वेरी गुड सर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, करेक्ट। तो किसी भी दो वेक्टर का इक्वल होने के लिए उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना पड़ेगा और सेम टाइप का होना पड़ेगा, इज इट करेक्ट। चलिए एनीवे, तो आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज कांस्टेंट यूनिट वेक्टर या वेरिएबल यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, क्या है, तो सर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं रहेगा। वजह सर इसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा, करेक्ट। और जैसे ही पूरे फिजिक्स में आई लिखता हूं, इसका मतलब डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस फिक्स है हमारे माइंड में, राइट, क्योंकि मैंने ही यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब आई कैप का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द डायरेक्शन फिक्स कर दिए आपने, करेक्ट ना। और मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब है आई इज वेरिएबल वेक्टर या कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, वेरी गुड लिख लीजिए।
इसका मतलब है कि जे कैप भी क्या रहेगा सर, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर। और के कैप भी क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, राइट। अब यहाँ से ए माइंड में नहीं लाना है कि अच्छा सर तो बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर कांस्टेंट, मैंने आई जे के का बात किया। इज इट कंपलसरी कि सारा यूनिट वेक्टर कांस्टेंट रहेगा? No, sir. No, sir. यस यस स्टूडेंट, निगेट कांस्टेंट होगा। ए मैंने सिर्फ यहाँ के लिए सब जगह के लिए बोल दिया माइनस आई, तो माइनस आई का मैग्नीट्यूड तो 1, और माइनस आई कैप का मतलब आपके माइंड में आज के बाद क्या आएगा, डायरेक्शन अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो फिक्स है ना एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया, मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा ही रहेगा, राइट। चलिए यहाँ देखिए x और y को मिलाकर कितना क्वाड्रेंट बनता है, इज इट कंपलसरी कि रोड ऑलवेज सीधा ही बनेगा? ये जरूरी नहीं ना है कि रोड ऑलवेज सीधा रहेगा। मान लेते हैं कि मेरा एक पाथ है, आर्बिट्ररी पाथ, एक कोई पाथ है, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं, दिस इज एन आर्बिट्ररी पाथ, और मेरा पार्टिकल, कोई एक मेरा पार्टिकल है, वो पार्टिकल कार, मोटरसाइकिल, साइकिल कुछ भी है, इस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट। अभी पॉइंट 1 पे पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, पॉइंट 1। अब तब बोलेंगे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन यहाँ पे है, किसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, 1 का पोजीशन पूछ रहे हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो जिसका पोजीशन पूछ रहे हैं वहाँ पे रहता है हेड, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं वहाँ पे रहता है टेल, इज इट करेक्ट। इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे सर और क्या लिखेंगे, तो सर इसको कल ही तो आपने सिखाया था, इसको ऐसे लिखेंगे, करेक्ट ना, तो इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। और अगर कुछ देर के बाद यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस रास्ते से जा रहा है, यहाँ पहुँच गया, राइट, और ये रैंडम आर्बिट्ररी पाथ है, राइट, तब पूछेंगे व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 देन व्हाट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ऐसे एरो ड्रॉ कर दीजिएगा सर, दिस इज द पोजीशन, राइट। इसको क्या लिखेंगे, यस यहाँ देखिए, और किसी पार्टिकल का पोजीशन एब्सोल्यूट होता है या किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बताना होता है, किसी भी रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे बैठ के क्लास कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि आप रेस्ट में हैं, राइट, आप जहाँ पे हैं ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं, लेकिन अपने खुद के रूम के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। मंगल ग्रह से कोई देखेगा, आसपास से देखेगा, आप रेस्ट में हैं या घूम रहे हैं अर्थ के साथ, ऑब्वियसली मोशन में है। हम लोग दिन भर में कितना किलोमीटर चक्कर लगा लेते हैं पता भी नहीं चलता, राइट। जहाँ पे अर्थ पे ऐसे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अगर आप हैं तो पूरा ऐसे एक सर्कल कवर कर लिए हैं 24 आवर में, करेक्ट। लेकिन ये बात हम लोगों को नहीं पता चला क्योंकि हम लोग साथ मूव कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब वी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस या विथ रेस्पेक्ट टू मंगल ग्रह, बट अपने रूम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, राइट। वैसे ही स्पीड, वेलोसिटी या पोजीशन, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू, किसी के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि R1 वो तो, बट आज के बाद यहाँ देखिएगा
तो मान लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सिर्फ अगर ऐसा लिखा रहेगा तब क्या पढ़िएगा। तो सर विथ रेस्पेक्ट टू वाला तो छूटा हुआ है, राइट। तो आज के बाद पूरे फिजिक्स में कन्वेंशन है, यहाँ देखना है, पूरे फिजिक्स में कन्वेंशन है कि 1 के बाद अगर कुछ नहीं रहेगा तो डिफ़ॉल्ट में ओरिजिन मानना है, करेक्ट। अगर 1 के बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 और किसके रेस्पेक्ट में नहीं मेंशन किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट में इसको लिख लेना है कि हम किसके रेस्पेक्ट में बताया हुआ है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट बताया हुआ है, करेक्ट ना। क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है तो R1O R2O लिखना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, लेंदी लगने लगता है। इस बात को थोड़ा इजी बनाने के लिए एक कन्वेंशन एडॉप्ट कर लिया गया। बट ये सिर्फ प्रेफरेंस किसको दिया गया है, ओरिजिन को, राइट। बाकी किसी के रेस्पेक्ट में अगर बताना रहेगा तो डैम सिर्फ पक्का हम लोग को लिखना पड़ेगा, करेक्ट ना। लेकिन अगर सिर्फ R1 लिखकर छोड़ा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट में आप लोग को क्या सोचना है, एक बार बोलिए कि सर सिर्फ R1 है और कुछ नहीं है, तो हम लोग खुद से ऐसे पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, करेक्ट। तो R1 और R1 डिफरेंट या सेम, सेम। वैसे ही R2 और R2 डिफरेंट है या सेम है, सेम है। हो गया ना। इसलिए ये फर्स्ट टाइम के लिए मैं बता दिया, लेकिन अब अगर मुझे सिर्फ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो मैं वहाँ पे ओरिजिन नहीं लिखूंगा, सिर्फ R1 या R2 या R3 लिखूंगा, इट करेक्ट। हो गया ना। तो क्या इसको R1 लिखा जाए, तो R1 का मतलब किसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 लिखेंगे, R1 बोलेंगे पूरा, क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, लिखेंगे R2 बोलेंगे पूरा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन, करेक्ट। और R1 क्या है सर, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, जब पार्टिकल पॉइंट 1 पे था, राइट। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का जब वो 2 पे पहुंचा था, इस रास्ते पे चलते हुए, करेक्ट। तो किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं, करेक्ट। और जनरली पोजीशन वेक्टर के लिए एक हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के रखते हैं, ओरिजिन मोस्टली, राइट। बट मेरा क्वेश्चन ये है, R1 का यूनिट वेक्टर ऑफ R1, तो क्या लिखिएगा, बोलिए। इज इट करेक्ट, ठीक है ना। सब लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मेरा एक चीज़ देखिएगा, मैं फार्मूला पे बहुत आराम से रुकता हूँ और एनालाइज करता हूँ, राइट। क्योंकि नाम ही जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, राइट। यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं, क्या समस्या है, लिख सकते हैं। नहीं था कि सर इट इज़ जस्ट लाइक ए, और ए तो मैग्नीट्यूड है ना, इस सर्किल में डायरेक्शन तो है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1, राइट। क्या इसको लैम्डा का जैसा ट्रीट कर सकते हैं, और इसको बी के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि R1 का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, यही तो हम बताए थे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट। अब तो पक्का समझ में आ गया कि इट इज काइंड ऑफ बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए के जैसा है। इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर और R1 का डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ R1 एंड डायरेक्शन ऑफ R1 बोथ आर डिफरेंट या सेम, सेम। इसका मतलब है कि इस R1 का यूनिट वेक्टर इस लाइन के अलोंग ऐसे रहेगा एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा, इज इट करेक्ट। R1 के यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन R1 के हेड के अलोंग ही रहेगा, राइट। व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर ऑफ R2, R2 के हेड के अलोंग रहेगा, वेरी गुड।
और मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, राइट? अब ये बताएं, एक किसका यूनिट वेक्टर है सर? ए पोजीशन वेक्टर का। ए भी किसका यूनिट वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर का, राइट? बट ए यूनिट वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर बोथ आर द यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। बट क्या यहाँ पे दोनों यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर है? क्यों सेम नहीं है सर? मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन अलग नहीं है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कांस्टेंट यूनिट वेक्टर या वेरिएबल यूनिट वेक्टर? मेरे डायग्राम में, मैंने इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ, इस केस में मेरा यूनिट वेक्टर क्या है? वेरिएबल यूनिट वेक्टर। ये वेरिएबल क्या, ड्यू टू मैग्नीट्यूड बना या ड्यू टू डायरेक्शन? इसका मतलब इस एग्जाम्पल में यू आर क्या है? ये आगे के चैप्टर में काम में आएगा, ठीक है? वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। इज इट करेक्ट? चलिए मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। UR1 और UR2 क्या है? तो सर UR1 है यूनिट वेक्टर ऑफ R1, राइट? UR2 क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ R2, राइट? बट दोनों वेक्टर सेम UR1 और UR2 सेम वेक्टर है या सेम यूनिट वेक्टर है या डिफरेंट यूनिट वेक्टर है? डिफरेंट किसके रेस्पेक्ट में हो गया? डायरेक्शन के रेस्पेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे UR का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। पूरा पढ़िए तो, सब लोग पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट? तो इस एग्जाम्पल में जब पार्टिकल आपका इस रास्ते पे चल रहा है तो क्या ये यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, राइट? इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इज इट करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल IJK कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन फिक्स है along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। बट इन दिस एग्जाम्पल UR ऐसा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, राइट? इसलिए माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन नहीं बैठा लेना है कि यूनिट वेक्टर इज कांस्टेंट ऑलवेज। इट मे और मे नॉट, राइट? इट मे और मे नॉट। समझे स्टूडेंट? यस, एज ए होल सारे पोजीशन को रेफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिएगा, आप इस रास्ते पे समझिए कि ऐसा कोई रोड बना हुआ है, राइट? करेक्ट? तो आप यहाँ भी रह सकते हैं, कुछ देर के बाद यहाँ भी रह सकते हैं, कुछ देर के बाद यहाँ भी रह सकते हैं, कुछ देर के बाद यहाँ भी रह सकते हैं, राइट? यहाँ पे रहेंगे तो ऐसे एरो खींचेंगे और इनके रेस्पेक्ट में, यहाँ रहेंगे तो ऐसे खींचेंगे, यहाँ रहेंगे तो ऐसे खींचेंगे, यहाँ रहेंगे तो ऐसे खींचेंगे, राइट? एंड सो ऑन। इसका मतलब नहीं होता कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन ऑल द टाइम चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब अब इसमें भी जलाई नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आप कहाँ पे बैठ कर चीज़ों को देख रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, शायद आपके माइंड में होगा कि सर अगर रोड सीधा रहता तो क्या रहता, राइट? शायद माइंड में चल रहा होगा, ये तो ऐसे रैंडम कर्व था तो, राइट? यहाँ देखिए, मान लेते एक सीधा लाइन खींच दिए, यही मेरा रोड है, एकदम स्ट्रेट, करेक्ट? और आपको बोला है कि आप ओरिजिन से बैठकर देखना है गाड़ी को, पार्टिकल को। कहाँ से बैठ कर देखना है? अब यहाँ पे पार्टिकल पहुँचा तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं R1, इज इट करेक्ट? यहाँ पे पहुँचा 2 पे, तब ड्रॉ किए R2। बताइए तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या सेम है? नहीं सेम है सर। इसका तो लेंथ भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, राइट? 1 पे है तो डायरेक्शन इधर है, 2 पे है तो डायरेक्शन इधर है, राइट?
इसलिए अभी आप जिस लेवल में हैं तो उस लेवल में चीज़ों को जनरलाई में सोचिए कि रैंडम कर्व रहेगा या स्ट्रेट रहेगा। अभी सोचिए कि सर जैसा रहेगा वैसा देखा जाएगा। हमको किसके रिस्पेक्ट में बैठ के देखना है, कहाँ से देखना है, इस बात पे डिपेंड करेगा, राइट। मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज ओरिजिन ही। कभी दूसरे जगह पे भी बैठ के देख सकते हैं, कभी कभी कार और ट्रेन में भी बैठ के देख सकते हैं फिजिक्स में, बट डिपेंडिंग अपॉन कि वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम वेयर, राइट। क्योंकि अभी जस्ट आपका लर्निंग प्रोसेस है ना, हो सकता है कि बिल्कुल जस्ट 10th पास किए हैं, लग रहा होगा सर ने बोला कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहेगा, कर्व रास्ता रहेगा तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, शायद स्ट्रेट रोड रहेगा तो नहीं होगा। तो मैंने बता दिया स्ट्रेट रहेगा तब भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा, राइट। तो हम लोग को क्या करना है भाई, जैसा रहेगा सर हमको पोजीशन वेक्टर देखना है, वेक्टर देखना है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है तो उसको वेरिएबल वेक्टर बोल देंगे, बस इतना सा मतलब है, राइट। करेक्ट ना। अब चलिए यहाँ देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस बनाया, ए बस इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको मैं बोला कि भाई इसको ऐसे लिखना है, कैसे लिखिएगा, इसी सेंटेंस को शॉर्टकट में लिखना है। तो सर किसी भी वेक्टर को बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड हो गया, और किधर जा रहा था, सब लोग देखिएगा, और एलोंग पॉजिटिव एक्सिस का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है प्लस आई कैप, राइट। तो मैग्नीट्यूड लिख दिए और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर डाल दिए, राइट। तो क्या इसको, इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? इसका मतलब आज का तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप रहेगा। इसका मतलब आप क्या समझेंगे सर? इसका मतलब समझेंगे कि इसका वेलोसिटी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और जा किधर रहा है, एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम? रियल लाइफ में यहाँ एक मिनट रियल लाइफ में आप गुवाहाटी में चलते हैं तो कहीं पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है? तो रियल लाइफ एक प्रॉब्लम नोटबुक के लिए हम लोग कर रहे हैं। रियल लाइफ में तो बताया जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। आप एरोप्लेन का पायलट बन गए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको नज़र आएगा क्या? नहीं आएगा। तो रियल लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ डायरेक्शन, जैसे रियल लाइफ में ऐसे बोलेंगे, बस इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर एलोंग 0 टू गणेशपुरी, ऐसे बोलेंगे। फिर भी तो एक डायरेक्शन दिए, कहाँ से? 0 से गणेशपुरी की तरफ, करेक्ट। तो रियल लाइफ में कहीं पे धरती पे ग्राउंड पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया हो नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए बोर्ड पे और भाई अभी पेपर के लिए काम कीजिए, करेक्ट। तो रियल लाइफ में क्या मिलेगा? तो रियल लाइफ में कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो पक्का मिलेगा। गूगल ऐप में डायरेक्शन रहता है ना। चलिए इसको, इसका मतलब क्या समझेंगे? v इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड आई कैप मीन्स व्हाट? तो मैं ऐसे लिखना पसंद करूंगा। मुझे वेक्टर का डेफिनेशन को मैं पकड़ के रखता हूँ, नहीं मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड का मतलब मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा। तो ए बात और ए बात अलग लिखा हुआ है, एक ही बात है, सेम बात है, बट उसका देखने का नज़रिया चेंज हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया वेक्टर का डेफिनेशन। किसी भी वेक्टर में क्या होना चाहिए? एनी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो मैग्नीट्यूड नेवर बी निगेटिव, करेक्ट। इसका मतलब आज के बाद ऐसा दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट को अलग कर लीजिएगा, निगेटिव वाला पार्ट को यूनिट वेक्टर में डाल दीजिएगा, तब जाकर डायरेक्शन समझ में आएगा, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। और माइनस आई कैप किसका रिप्रेजेंटेटिव है? तो सर माइनस आई कैप आज के बाद मेरे लाइफ में एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है। इज इट करेक्ट? इसका मतलब है पार्टिकल मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर सेंटेंस में बोलना हो, किसी को लिखवाना हो,
इसी चीज़ को लैंग्वेज में तो कैसे बोलिएगा, पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो अब शायद चीज़ों को आप समझ रहे हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। यहाँ देखें, इसका आंसर कौन देंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेक्टर लिखा है या वेरिएबल वेक्टर है, क्या है ये, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। क्यों कांस्टेंट है, सर आपने बताया था कि कोई भी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर तब बोलना है जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो ऑलवेज, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकंड, इसमें वेरिएबल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। 10 वेरिएबल है क्या, 10 तो 10 है। और आई का मतलब ऑलवेज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये कांस्टेंट है, राइट। किसी को प्रॉब्लम, अब यहाँ देखिए, ये जो लिखे हैं एग्जाम्पल बी में, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ओके, टी इक्वल टू 0 पे क्या है इसका वेलोसिटी, स्पीड 0, राइट। क्योंकि यहाँ पे टी के बदले 0 पुट करेंगे। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, और 2 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि कांस्टेंट या वेरिएबल, सर इट इज वेरिएबल, राइट। वेरिएबल ड्यू टू, वेरिएबल किसके वजह से, डायरेक्शन के वजह से या मैग्नीट्यूड के वजह से, मैग्नीट्यूड के वजह से। इसका मतलब इट इज वेरिएबल वेक्टर, राइट, बिकॉज वेरिएबल ड्यू टू टाइम, राइट। मतलब आप इतना चीज़ समझ गए कि सर कोई भी वेक्टर को आज के बाद मैं पहचान लूँगा ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, इज इट करेक्ट। तो मैं एकदम बिलो से बिलो लेवल तक जाके बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ जितना नीचे जाके एकदम बेसिक से बेसिक बात बोला जाए, ताकि आगे मेरा लाइफ आसान रहे चीज़ों को पढ़ाने में। तो आप इतना चीज़ तो समझ जाएंगे, करेक्ट ना, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग मुझे अब एक चीज़ बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल, वेरी गुड, मैं समझ गया। ये डिफिनेशन बहुत बढ़िया है। मैं भी एक बार बोलना चाहूँगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, राइट। बट अब से एक नया बात, आज के बाद डिस्प्लेस, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा बाद में रेस्ट एंड मोशन पढ़ाने के टाइम पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप क्यों बोल रहे थे। बट आज के बाद डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर का फार्मूला होता है, या इसका सही से अगर बोला जाए अब के बाद, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, चलिए अभी लिखेंगे नहीं। यहाँ देखिए, डेल्टा का मतलब क्या, वेरी गुड स्टूडेंट। चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, यहाँ पे पहले हम लोग बचपन में 8th क्लास में लाभ हानि का प्रॉब्लम बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, राइट। आपने 20 रुपये में पेन खरीदा, अब 15 रुपये में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ, वेरी गुड। 5 कैसे 5 बोले, कैसे निकाले,
आपने शायद 20 - 15 किया है, राइट? इसका मतलब लॉस, डिक्रीज, जहां भी मैं ऐसे बोलूंगा लॉस, डिक्रीज, ये सब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, करेक्ट? करेक्ट ना? और इनिशियल माइनस फाइनल, तभी आपने बोला कि 20 रुपीज़ का पेन को 15 रुपये में बेचे तो मुझे 5 रुपये का लॉस हुआ, राइट? अगर मैं बोलता कि देखिए एकदम बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना के, यार देखो मेरा आज -10 रुपये का लॉस हो गया, कितने का बोल रहे हैं? -10 रुपीज़ का लॉस हो गया, मतलब सामने वाला का मजाक ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सामने वाले से। -10 रुपीज़ का लॉस का मतलब आपको लॉस हुआ है या 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है? सही से बोलिएगा। प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि लॉस के लिए क्या करेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। अब बोल रहे हैं -10 रुपीज़ का लॉस हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, राइट? इसका मतलब कम में खरीदे, ज़्यादा में बेच दिए, और सामने वाला बेचारा नहीं जान रहा है लॉस का फार्मूला, तो आप पे दया कर रहा है, अच्छा इसका लॉस हो गया, और आप एकदम बिल्कुल अंदर से खुश हैं कि मुझे प्रॉफिट हो गया, राइट? तो लॉस का मतलब आज के बाद क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल। इंक्रीज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। प्रॉफिट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? डिक्रीज का मतलब इनिशियल माइनस, इसे ये सब बोल रहे हैं या लिख भी रहे हैं? लिखिए, डिक्रीज का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वेरी गुड। इंक्रीज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज के लिए क्या दिखाते हैं? डेल्टा, राइट? करेक्ट ना? अब ये डेल्टा जिसके आगे लगा देंगे ये उसका चेंज बता देगा, करेक्ट? डेल्टा ये इतना बढ़िया चीज़ है कि जिसके आगे लगा दिए उसका चेंज बताएगा, नहीं? तो डेल्टा एक्स का मतलब सर एक्स फाइनल और माइनस एक्स इनिशियल, इज इट करेक्ट? डेल्टा वाई का मतलब डेल्टा जेड का मतलब जेड इनिशियल, और डेल्टा भी का मतलब वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। और डेल्टा आर का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इज इट करेक्ट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? उदिता, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेंज? आज का अगर मैं बोलता हूँ फाइंड आउट द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब आर निकालने को बोल रहे हैं या डेल्टा आर? डेल्टा आर, और डेल्टा आर का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, अच्छा एक मिनट, यहाँ तक तो हो गया ना? डेल्टा आर का मतलब क्या है? चलिए, आप लोग को मुरली सर ऐसा कुछ लिखे थे डीएक्स, डीएक्स। अब मैं थोड़ा सा डीएक्स बताना चाहता हूँ कि डीएक्स क्या है। आप लोग सरसों देखे हैं? मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। मस्टर्ड एकदम कितना छोटा छोटा दाना होता है, राइट? ऐसे लीजिए एकदम इतना सा, और किसी का ऑडियो ऑन है? जब मैं सब जानू म्यूट कीजिए। तो ऐसे अगर मस्टर्ड लेते हैं लाइक ½ kg और उसको ऐसे गिरा दीजिए सरफेस पे, तो जो दाना दाना बिखेर जाएगा, एकदम छोटा 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 हो जाएगा, राइट?
तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशियल, क्या करना, डिफरेंशियल करना। एनीवे यहाँ देखिए ये डॉट देखे, करेक्ट, इसका करोड़ों टाइम्स छोटा इमेजिन कीजिए माइंड में, हो गया, और उसका भी करोड़ों टाइम छोटा, और उसका भी, यस, गायब नहीं होगा, गायब कैसे होगा, बैक्टीरिया नहीं जानते हैं साइज क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, 10 में ये तो हम बोलते हैं ना 10⁻15 वैल्यू, इसका मतलब है कि इसका करोड़ों टाइम्स छोटा, अब फिर से करोड़ टाइम्स छोटा, और उसका भी करोड़ टाइम्स छोटा, और जहाँ पे आपका इमेजिनेशन खत्म, सर इससे छोटा नहीं हो सकता है, वही मेरा डी है, क्या है, डी। तो सर dx का मतलब बोलना क्या चाहते हैं, तो dx का मतलब बोलना चाहते हैं कि चेंज का सबसे छोटा भाई dx, डेल्टा x का मतलब चेंज इन x, dx का मतलब वेरी 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 30 टाइम्स वेरी बोलिए, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, राइट। तो dx आज के बाद कोई पूछेगा dx क्या है, तो बोलना है सर इट इज ऑल्सो चेंज इन x, हाउ मच अमाउंट ऑफ चेंज सर, सर इमेजिन नहीं कर सकते हैं, चेंज का सर राकेश सर ने बोला सबसे छोटा भाई, इससे छोटा चेंज नहीं मिल सकता है, राइट। तो ये क्या है, इसी को चेंज के मतलब एकदम बढ़िया से ऐसे बढ़िया याद रहेगा, चेंज का सबसे छोटा भाई dx, डेल्टा d, इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट डेसिमल चेंज, डेसिमल भी कहीं पे लेकर आता है, समझ गए। तो डेल्टा एक्स क्या है सर, डेल्टा एक्स जिसको आप फील कर सकते हैं, ये हो गया फाइनाइट चेंज, इज इट करेक्ट। और dx क्या हो गया, dx इज ऑल्सो चेंज इन x, राइट, इट इज ऑल्सो फाइनल x माइनस इनिशियल x, करेक्ट, और इट इज ऑल्सो फाइनल x माइनस इनिशियल x, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इट इज वेरी स्मॉल चेंज इन x, करेक्ट, और ये क्या है, फाइनाइट चेंज इन x, करेक्ट। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि dx और डेल्टा x क्या है, तो सर डेल्टा x इज ऑल्सो चेंज इन x और dx इज ऑल्सो चेंज इन x, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, सर dx इज वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x और डेल्टा x फाइनाइट चेंज इन x, करेक्ट, ओके। चलिए तो यहाँ पे लिखे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। यहां देखें स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, मेरा एक पार्टिकल है जो इस रास्ते पे जा रहा था, राइट, और अभी पॉइंट 1 पे था, अब पॉइंट 2 पे है, और तब आपके डिफिनेशन, घबराइए नहीं, आपका डिफिनेशन का भी रेस्पेक्ट किया जाएगा, जो आपने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है R1, ये है R2, और तब मैं बोलता आपसे कि व्हेन पार्टिकल गोइंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 देन व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप तो बोलते सर यहाँ से यहाँ लाइन मिला दीजिए, राइट, यही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट पार्ट, करेक्ट। लेकिन भाई इस एरो को आप क्या करेंगे सर, एक काम कीजिए, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया, तो मैं बोलूँ कहाँ से कहाँ गया, तो सर 1 से 2 पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना पड़ेगा, मतलब गए हैं इस रास्ते पे बट देख रहे हैं शॉर्टेस्ट, राइट, यू आर मूविंग ऑन दिस पाथ, बट हम लोग को जब डिस्प्लेसमेंट बताना रहता है तो डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट
and final point does not depend on path. Correct, student? Displacement only depends on initial point and final point, does not depend on path according to your definition. Because all of you people tell me, आपने ऑलरेडी बता दिया है कि सर इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे. चलिए, और इस एरो को पढ़िएगा क्या, यही तो डिस्प्लेसमेंट है. तो सर इसको पढ़ेंगे R21. करेक्ट, क्या पढ़ेंगे? इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1. इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ, हाँ या ना? और ये है R1, ये है R2. करेक्ट. और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल है डेल्टा R. करेक्ट ना? और डेल्टा आर का मतलब फाइनल आर माइनस इनिशियल आर. अब फाइनल का आर क्या है? R2. एग्री स्टूडेंट? 1 से 2 पे जा रहे हैं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? 2 का पोजीशन वेक्टर R2 और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था? R1. राइट. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन आर. और चेंज आर का मतलब आर एफ माइनस आर आई. इसको क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1. इज इट करेक्ट? ओके स्टूडेंट. अब ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं? और कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन राइट लाइक, क्या ये लिख सकते हैं? R1 प्लस R21 इक्वल टू R2. इज इट करेक्ट? ये वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में. तो R21 इक्वल टू, क्या इसको इधर भेज सकते हैं? ये इस तरफ जा. यस, जस्ट आप थोड़ा सा सब लोग देखते रहिएगा कि मैं क्या बोला, फिर क्या आप लोग से रिप्लाई चाह रहा हूँ. कैसे हम लोग दादाजी से कहानी सुनते थे तो हाँ ना बोलना पड़ता था. हाँ, इसके बाद क्या हुआ? राइट. तो R21 इक्वल टू R2 माइनस R1. राइट. तो आज के बाद एक नया चीज़ लिखने का तरीका. पहले कौन है? 2. तो पहले क्या आया? 2. बाद में कौन है? 1. तो बाद में कौन आया? 1. तो आज के बाद कहीं भी R21 रहेगा तो उसको R2 माइनस R1 भी आप लिख सकते हैं मेरे तरफ से. ठीक है, इसको मैंने प्रूफ किया है. इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल 1 से 2 पे गया है, करेक्ट, कहाँ से कहाँ गया है? इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? इसका मतलब ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, ये है मेरा फाइनल पोजीशन. राइट. तो डी क्या रहेगा? डेल्टा आर. और क्या रहेगा? R21. और ये क्या रहेगा? R2 माइनस R1. अलग बात या एक ही बात? इतना लिखना. ठीक है. अगर R12 लिखते तब क्या लिखते इसको? सर R1 माइनस R2. राइट. सर R34 लिखते तो क्या लिखते हैं? सर R3 माइनस R4. राइट. R43 लिखते तो क्या लिखते हैं? सर R4 माइनस R3. अब इसमें तो कोई समस्या नहीं. ठीक है. तो यहाँ देखिए, जा रहे थे इस रास्ते पे, बट डिस्प्लेसमेंट क्या, किस पे? डिस्प्लेसमेंट के लिए इन सब का पोजीशन वेक्टर का आपको रिक्वायरमेंट हुआ? इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का? सिर्फ किसका रिक्वायरमेंट हुआ? इनिशियल पे कहाँ था, फाइनल पे कहाँ था? बीच का पाथ पे डिपेंड किया? नहीं. तो एक और लाइन, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. करेक्ट. हो गया ना? लास्ट एग्जाम, आज का लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान लेते हैं कि सपोज कीजिए
कि हम लोग गणेशपुरी से स्टार्ट किए, यहाँ से गए सॉरी जू रोड 43 से, जहाँ पे मेरा कैटलिस्ट कोचिंग है, राइट, और यहाँ से गए गणेशपुरी, करेक्ट। यस अब वापस मुड़कर आए बी मतलब बड़ा बाजार, मतलब बिग बाजार, करेक्ट। सर। अब फिर थोड़ा आगे बढ़कर आए विशाल मेगा मार्ट, राइट, देखे हैं सब लोग, देखे होंगे। और उसके बाद पहुंच गए कॉटन कॉलेज, राइट। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये सब रास्ता देखने का रिक्वायरमेंट है क्या? ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इन सब वेक्टर का रिजल्टेंट, तो ये तो पहले भी पढ़ चुके सर, पॉलीगॉन लॉ में, राइट है, पॉलीगॉन लॉ में तो यही तो पढ़े थे। तो इन सब का तो डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा, फाइनल पॉइंट पे हेड और इनिशियल पॉइंट पे टेल, करेक्ट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और घूम कर अगर जू रोड 43 में ही आते तो जहाँ से चले थे, ओके मतलब सपोज ये मैं 0 से गणेशगुरी गया और गणेशगुरी से वापस 0 आ गया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? और डिस्टेंस कवर, यस, इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं कि सर डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट। चलिए, तो इन सब बातों का जिक्र अब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू एवरीवन।